प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। हम लोग बेटा जिस कॉन्सेप्ट पे आज डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली आपके 3 नंबर की कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम नॉर्मली देखेंगे। दो वैद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा उनके बीच बल, कॉमन सी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी हम बेटा जो एक एक प्रोसेस को फॉलो तो करेंगे, लेकिन एक्चुअली इसके संबंध में कुछ बेसिक पॉइंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आपने एक कॉन्सेप्ट पहले चैप्टर में पढ़ रखी है और एक कॉन्सेप्ट आपने इसी चैप्टर में जस्ट इससे पहले वाला वीडियो है, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, जिसमें आपको मैंने बताया है कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा के लिए जो फॉर्मेट हमने निकलाई थी, वहाँ पे एक फार्मूला डेवलप हुआ था U बराबर -PE, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और पहले चैप्टर में आपने एक डेरिवेशन किया होगा कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में याद करो बेटा, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डेरिवेशन पढ़ा था उसका आंसर आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2P अपॉन RQ। हमें इन दोनों मानों की आवश्यकता पड़ेगी इसको हल करने में। चलिए हम लोग बेटा एक एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, एक एक पॉइंट को इंडिकेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया दो वैद्युत द्विध्रुव। तो बेटा आप समझते हो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकार के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। लेकिन यहाँ वैद्युत द्विध्रुव हमें कितने बनाने हैं? दो। फिर से सुनो, सबसे पहले बेटा हम सिचुएशन डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहले हमने मान लिया मेरे पास एक ये वैद्युत द्विध्रुव है। इस बिंदु को बेटा हम मानेंगे A और इसको हम मानेंगे B। ये बिंदु A है और ये बिंदु कितना है हमारे पास? B। बिंदु A पर जो आवेश होगा वो -Q और बिंदु B पर जो आवेश होगा वो कितना होगा? +Q। वैद्युत द्विध्रुव की ये विशेषता होती है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा? 2L। अतः इतनी कॉमन सी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। यानी AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर -Q आवेश और बिंदु B पर +Q आवेश है तथा दोनों के बीच की दूरी 2L है। इसके बाद में बोला था दो वैद्युत द्विध्रुव। तो बेटा दूसरा वैद्युत द्विध्रुव इससे कुछ दूरी पर हम इधर डेवलप कर देते हैं इस प्रकार से। इसको हम बोलेंगे बिंदु A और इसको बोलेंगे बिंदु B। इस पर जो आवेश होगा वो -Q और इस पर जो आवेश होगा वो +Q और दोनों के बीच की दूरी होगी वो बेटा होगी 2L। बताओ इतनी बात समझ में आई? लेकिन एक प्रॉब्लम है। हाँ बताओ। दोनों के एक ही नाम, एक ही बात है, बात एक ही है कि हमें बोला दो वैद्युत द्विध्रुव बनाने। तो पहला वैद्युत द्विध्रुव और ये दूसरा वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव की विशेषता है बेटा क्वांटिटी सेम रखनी है। अगर इस पर -Q आवेश है तो इस पर +Q होगा, अगर इस पर हम -Q ले रहे हैं तो इस पर भी +Q होगा। यानी सेम क्वांटिटी के दो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, जिसको हम डॉट डॉट करके इमेजिनरी डिस्टेंस के रूप में दिखा देते हैं। अर्थात आपने पहले चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव था, इस वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर एक बिंदु P माना था। बेटा शटर डाल दो जाके। कुछ दूरी पर एक बिंदु P माना था, आराम से नीचे करना। एक कुछ दूरी पर एक बिंदु P माना था जहां वैद्युत द्विध्रुव का मान हमने निकाला था, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने निकाला था। अब बेटा इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? इधर। ये कौन सा वैद्युत द्विध्रुव है? पहला। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बेटा हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। लेकिन बेटा ये पहला है तो P1 है और ये दूसरा है तो P2 है। लेकिन इसके कारण वैद्युत क्षेत्र यहां होगा और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र यहां होगा। इस चीज को समझने में गलती ना करो, क्योंकि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे तो उससे कुछ दूरी पर करते थे। तो हमने मान लेते हैं कि यहां से लेकर के इसके मूल बिंदु से लेकर इसके इस दूसरे वाले वैद्युत द्विध्रुव के मूल बिंदु तक की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं बेटा कितनी है? R। पॉइंट समझने की कोशिश करो। यानी इसके कारण वैद्युत क्षेत्र यहाँ है और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र यहाँ है। एक दूसरे के कारण उल्टा वैद्युत क्षेत्र है। यानी इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बेटा यहाँ होगा, इसको हम बोलेंगे E1 और इसकी दिशा कहाँ होगी? इधर की ओर। और इसके कारण बेटा वैद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा? वो इधर होगा, उसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे। बस अंतर ये है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसमें दूसरा वैद्युत द्विध्रुव रखा है और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसमें पहला वैद्युत द्विध्रुव रखा है। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो E1 है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो E2 है। एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में दोनों रखे हैं। अच्छा, इसमें कुछ दूरी ऐसी है जिसको दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम देखने में तो अच्छा लगने लगेगा चित्र। अब थोड़ा समझ में आया? पहला वैद्युत द्विध्रुव, दूसरा वैद्युत द्विध्रुव, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? R। और
पहला वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा है? दूसरे वैद्युत क्षेत्र में, और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा है? पहले के वैद्युत क्षेत्र में। इतनी बात क्लियर हो गई। इसकी बेटा अगर हम बात करें कि भाषा क्या लिखेंगे, तो हम भाषा लिख सकते हैं, माना कि दो वैद्युत द्विध्रुव जिनके समान परिमाण और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी r है। प्रथम वैद्युत द्विध्रुव दूसरे वैद्युत क्षेत्र में तथा दूसरा वैद्युत द्विध्रुव पहले वैद्युत क्षेत्र में रखा है। इतनी भाषा लिख सकते हो। इसके बाद कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हमें करना क्या है? हमें दो मान निकालने हैं, एक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का और दूसरा इनके बीच लगने वाले बल का। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर माइनस पीई, यानी अगर हमें U का मान निकालना है तो P का और E का मान पता होना चाहिए। किसका किसका पता होना चाहिए? P का। तो इसके लिए P कितना है? P1। इसके लिए P कितना है? P2। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र कितना है? E2। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र कितना है? E1। क्लियर? अच्छा, तो हम बस केवल वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल लें, बाकी P का मान तो हमें पता ही P है। P की जगह अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 2QL। क्या लिखेंगे? अब E की जगह क्या लिखेंगे? तो हम लिख सकते हैं प्रथम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र और द्वितीय वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, इनके मान निकालेंगे। बेटा मार्कर चेंज कर दे रहे हैं, इज्जत से लिखना है। लिखेंगे प्रथम व द्वितीय वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। बताओ बेटा, पहले चैप्टर का डेरिवेशन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन पड़ा होगा। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p अपॉन r3। यही तो पढ़ा है बेटा। लेकिन जब E E1 होगा तो 2p क्या होगा? बहुत ध्यान से, 2p क्या होगा? P1। भाई इसके कारण वैद्युत क्षेत्र भले ही यहाँ है तो इसी के कारण, P1 के कारण क्या है? E1, लेकिन है कहाँ? E2 के पास, सॉरी इसके पास, दूसरे वैद्युत द्विध्रुव के पास। अभी हम स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं। इस P1 के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना है? E1 है कहीं भी, वो अलग बात हो गई। P2 के कारण कितना है? E2 है कहीं भी, वो अलग बात हो गई। तो ऐसे ही बेटा हम E2 के लिए अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2pt अपॉन P2 अपॉन r3। बताओ इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई? पहले के कारण वैद्युत क्षेत्र इतना है और दूसरे के कारण वैद्युत क्षेत्र इतना है। क्लियर? कहाँ है? अभी हमने स्थिति की बात ही नहीं की। अगर हम निकालना चाहें बेटा दोनों की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। यहाँ से लिखेंगे अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बेटा बेसिकली आपने फॉर्मूला पढ़ा है U बराबर माइनस पीई। चाहे वो पहले के लिए लगाओ चाहे दोनों के लिए लगाओ, किसी के लिए भी लगाओ, फॉर्मूला तो यही लगेगा। तो सबसे पहले बेटा हम प्रथम वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगा रहे हैं। किसके कारण लगा रहे हैं? प्रथम के कारण। तो लिखेंगे अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रथम के लिए। बेटा जब हम प्रथम के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो इसको हम मान लेते हैं U डैश। कितना मान लेते हैं? U डैश। इस U डैश का मान किसके बराबर होगा? माइनस पीई। लेकिन जब पहली स्थिति की बात कर रहे हैं तो पहली स्थिति में P कितना है? P1। तो E कितना है? E2। अब देखो स्थिति फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया? अगर हम दूसरी स्थिति के लिए निकालेंगे तो इसको लिखेंगे U डैश। एक बार नहीं, दो बार। ये U डैश था, ये क्या हो गया? U डबल डैश। U डबल डैश का मान क्या हो जाएगा? फिर से माइनस पीई। लेकिन जब दूसरी स्थिति है तो P क्या है? E क्या है? E1। तो इसको हम लिखेंगे बेटा P2 E1। लॉजिक क्लियर हो गया? इनके आपस में मान रख दो दोनों के। P1 का देखो माइनस तो पहले इज्जत से लगा लो। P1 का मान कितना है? कुछ नहीं, P1 ही है। E2 का मान कितना है? E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2pt अपॉन PT नहीं P2 है ना, 2p2 अपॉन r3। अब इसको बेटा हम इज्जत से लिखना चाहते हैं तो P1 को उठा के यहाँ पहुँचा दो। तो फाइनली इस चीज़ को हम लिख सकते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p1 इंटू P2 अपॉन r3। एक ही बात है, जो ये लिखा है वही ये लिखा है, बस इसको कायदे से लिख दिया। ऐसे ही बेटा इसको हल करो, -P2 को खामोश कर दो। E1 का मान कितना है? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, इस P2 को इज्जत से भेज दो। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p1 P2 अपॉन r3। आगे बढ़े बेटा।
आपके पास बेसिकली पहली स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और दूसरी स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई है। अब ध्यान से निहारो, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम फाइनली लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि u का मान बराबर होगा u डैश के, और u डैश का मान बेटा बराबर होगा u डबल डैश के। और ये सारे मान किसके बराबर हैं? -1/4πε0 के 2p1 इंटू p2 अपॉन r3। बताओ ये दोनों एक दूसरे के बराबर निकले कि नहीं निकले? तो हम कह सकते हैं दोनों स्थितिज ऊर्जा एक दूसरे के आपस बराबर है। अब बेटा अगर इनके कारण हम क्या निकालना चाहते थे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ही तो मान निकालना था। तो जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें दोनों के कारण निकालनी थी वो किसी एक के बराबर लिख सकते हैं, और फाइनली वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी u बराबर -1/4πε0 के 2p1 इंटू p2 अपॉन r3। क्योंकि बेटा दोनों की दिशाएं कैसी है? समान। दोनों की दिशाएं कैसी है? समान। इसके कारण इस पर प्रभाव है और इसके कारण इस पर प्रभाव है, दोनों की दिशाएं विपरीत नहीं है। इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम बेटा फाइनली लिख सकते हैं u बराबर इतना। अब ये मन में प्रश्न नहीं आना चाहिए कि सर दोनों की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जोड़ देते। हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी नहीं निकालनी है। फिर से सुनो, हमने इसके कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाली, हमने इसके कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाली। दो वस्तुएं आपस में रुकी रहे उनकी, पहले तो ये समझ लो स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। स्थितिज ऊर्जा का इंग्लिश में हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जिससे सीधा तात्पर्य अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है, रुकी हुई है, स्थिर अवस्था में है, तो उसको रोकने के लिए भी एक बल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर रोकने के लिए जो बल चाहिए उसको ही बेटा स्थितिज ऊर्जा बोला गया है। ये वैद्युत द्विध्रुव यहाँ कायदे से इज्जत के साथ रुका रहे तो जो बल प्रदान होगा वो कहाँ से होगा? यहाँ से। ये वैद्युत द्विध्रुव यहाँ स्थिर बना रहे, रुका रहे, कोई मूवमेंट ना करे, इसके लिए जो बल प्रदान होगा वो कहाँ से होगा? यहाँ से। समझ में आया? यानी रोकने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है वही स्थितिज ऊर्जा है। हम दौड़ा नहीं रहे, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल रहे हैं कि दिशाएं समान है तो जोड़ दो, विपरीत है तो घटा दो। हम क्या निकाल रहे हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो दोनों की स्थितिज ऊर्जा कैसी है बेटा? समान। ये जितना बल इस पर लगा रही उतना ये बल इस पर लगा रहा है। लॉजिक क्लियर हो गया? अब बल कितना लगा रहा है वो भी हम निकालेंगे। देखो ना, बोला गया उनके बीच बल बताओ, वो भी हम निकालेंगे। तो पहले स्थितिज ऊर्जा क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब इसके बाद में बेटा हम बात कर लेते हैं बल के लिए। तो बल के लिए हमें मैथ की एक कॉन्सेप्ट फॉलो करनी पड़ेगी जिसका नाम आपने सुना होगा अवकलन। लिखेंगे बल के लिए। तो बेटा कंसंट्रेट करो, बल के लिए हम इस u का करने वाले हैं ddU। अब कहोगे सर ddU क्या होता है? ddU से तात्पर्य है बेटा हम u के सापेक्ष इसका क्या करेंगे? अवकलन। अब u के सापेक्ष अवकलन से तात्पर्य बेटा ये है, इसको हम लिख सकते हैं एक्चुअली बेटा ddU नहीं करना, एक बार ध्यान दो। इसमें एक्चुअली दोनों के बीच में जो वैल्यू डिपेंड करती है वो इनकी दोनों की डिस्टेंस पे करती है, जिसको हम बोलते हैं r। तो इसका बेटा हमें करना है du/dr, यानी दूरी के सापेक्ष क्या करना है हमें? इसका अवकलन। तो बेटा अवकलन हो चाहे समाकलन हो, समाकलन और अवकलन की एक बेसिक शर्त होती है, जिसके सापेक्ष हम अवकलन या समाकलन करते हैं उनका ही अवकलन या समाकलन होता है। बाकी अचर पद का काम करते हैं उनको हम ज्यों का त्यों रख लेते हैं, यानी अचर पद का अवकलन नहीं होगा। यहाँ पर देखो, जब हम r के सापेक्ष करें तो केवल r वाले पद का होगा, बाकी सब ऐसे ही छूट जाएंगे। तो फाइनली देखो इधर, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करने वाले ये है कि इसमें जो अवकलन होगा केवल बेटा r का होगा। किसका होगा? बाकी सारे पद बाहर कर लो। इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे d/dr, और अवकलन किसका होगा? पूरे का, -1/4πε0 के इंटू 2p1 p2 अपॉन r3। अब बेटा आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अवकलन केवल उसी का होता है जिसके सापेक्ष करते हैं, और अभी कह रहे हैं पूरे का होगा। बात को समझो, करना तो पूरे का है लेकिन होगा ही नहीं। जो अचर पद है उनको हम कहाँ निकाल लेंगे? बाहर। अब सुनो कॉन्सेप्ट में, ये तो बेटा बल का मान निकलेगा इससे, तो du/dr इक्वल, इसका हम अवकलन अभी हम फॉर्मेट बना रहे हैं, अचर पद सारे बाहर निकालो, माइनस बाहर आ जाएगा, 1/4πε0 के बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका मान कैसा होगा? निश्चित। p का मान भी निश्चित है, कितना है? 2ql। तो 2p1 p2 ये भी बाहर आ गया। अब अंदर बचा क्या है? 1/r3। मन में प्रश्न आया कि मास्टर समाकलन अवकलन हो गया क्या? पहले तो सिचुएशन है नहीं बन पाई, सब बाहर आ गया। अब ये लिखो d/dr, अंदर क्या है बेटा? 1/r3। इतना ही तो बचा है। अब मन में आया अवकलन हो गया ना, हमने अभी शर्त लगाई, अचर पद बाहर कर दिए, अब इसका करना है।
करने के लिए एक रूल होता है, 1/RQ लिखा है, इस 1/RQ को ऊपर ले जाएंगे, RQ ऊपर जाएगा तो बेटा R पे पावर कितनी है +3, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा du/dr इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p1 इंटू p2। अभी भी अवकलन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अभी सिचुएशन लगा रहे हैं। R की पावर कितनी हो गई बेटा -3। आप कहोगे सिचुएशन लगाते रहोगे, हल नहीं करोगे, तो पहले लिखेंगे सूत्र होता है अवकलन का x की पावर n इक्वल n x की पावर n-1। ये बेटा रूल होता है, इस रूल को हमें फॉलो करते हुए हल करना है। अब कहोगे सर रूल हमारी समझ में कैसे आएगा? आ गया समझ में, देखो कैसे। x की पावर n लिखा है तो जो पावर में लिखा है वो एक बार आगे आ जाएगा और उसी पावर में एक घटा देंगे। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। जैसे कहीं लिखा है x की पावर z, इसका अगर अवकलन करेंगे तो अवकलन हो जाएगा zx की पावर z-1। यानी एक जो घात थी, जितनी जो घात होगी वो आगे गुणा में आ जाएगी और उसी घात में से एक घटा और देंगे। बस ये हो गया अवकलन। ऐसे ही बेटा इसका करना है, बाकी सारे पद ऐसे ही लिखा रहेंगे, केवल इसको ही हल करना है। तो देखो हम शुरू करते हैं। du/dr को इज्जत से लिख लो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को इज्जत से लिख लो, 2p1 p2 को इज्जत से लिख लो, इसको बेइज्जती से लिखो। इसका ही तो अवकलन करना है, इज्जत से करना है। -3 लिखा है, -3 कहाँ आ जाएगा आगे, तो -3r आ गया। और घात में हम क्या करना है, एक को घटाना है, यही तो करना है, देखो ना रूल में। तो -3 - 1, दैट्स ऑल। हो गया अवकलन, हो गया। किससे हुआ? इस रूल से हुआ। अब फाइनली बेटा इसको लिख दो, du/dr इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस। इतनी बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद में ध्यान से देखो, -3 और -1 कितना हो जाएगा? बताओ। और ऐसे नहीं समझ पाओगे, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऐसे ही लिखा है, जगह की कमी है इसलिए थोड़ा यही समझ लो, फाइनल लाइन इसी को कर देते हैं। अब बेटा इसका संबंध किसका है? गुणा का। माइनस तो बाहर आ ही गया, तो 3 दूनी 6 p1 p2, बताओ इतनी बात क्लियर हुई? इनटू में क्या लिखा है बेटा, r की पावर कितनी हो जाएंगी, -3 और -1 -4, और गुणा में घाते -4 लिखी है और बटे में आएंगी तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की। तो फाइनली इसको हम बेटा यही कर देना चाहते हैं, जगह का अभाव है, तो ये हो गया r की पावर +4। ये -4 है, नीचे आएगा तो किसका हो गया, +4। तो बेटा ये फाइनली लगने वाले बल का मान निकल आया। इसको अगर हम कहना चाहें तो du/dr कह सकते हैं या df/dr कह सकते हैं, एक ही बात है, जिससे सीधा तात्पर्य कि लगने वाले बल का मान यहाँ हमें प्राप्त हो गया। इसको अगर हम बेटा du/dr बोलें तब भी एक ही बात है, क्योंकि हम u के सापेक्ष ही इसका अवकलन किए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो की कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। स्क्रीनशॉट लेने का मौका भरपूर देंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। गुड बाय।